हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है केस क्लासेस में। मैं कैलाश चौधरी आपका अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से इस आपके नए प्लेटफॉर्म पे, जिस पे मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट और प्रोग्रामर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने के साथ साथ आज मेरा ये जो वीडियो है ये अपना जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर हुआ था उससे रिगार्डेड है। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उसमें कुछ परसेंट डिलीट हुए हैं और कुछ परसेंट डिलीट नहीं हुए हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल था कि कौन से परसेंट डिलीट हुए हैं, कौन से परसेंट डिलीट नहीं हुए हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और जिन प्रश्नों के आंसर चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो मैं सारा कंटेंट इजीली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको प्रोग्रामिंग भी आने लग जाएगी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक थे वो नॉन टेक के क्वेश्चन थे। इजीली क्वेश्चन है और आप सबको आते भी होंगे। और अगर आपको नहीं आया तो मैं एक दिन नॉन टेक वाले सर से बोलूंगा कि वो उन वीडियो का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 13वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक बाइनरी ट्री टी का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स क्या होगा यदि टी का प्री ऑर्डर तथा इन ऑर्डर ट्रेवल्स क्रमशः ए बी सी डी ई एफ तथा बी ए डी सी एफ ई है। तो अपन को निकालना क्या है, बाइनरी ट्री है उसका अपन को क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स निकालना है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल्स निकालना डीप में सीखेंगे जब अपन डीएससी का कंसेप्ट पढ़ेंगे उस समय। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिख रखा है प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर के अंदर तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्री ऑर्डर के अंदर क्या क्या है वो चीज, पहली चीज है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहले आता है रूट, उसके बाद में आता है लेफ्ट और उसके बाद में आता है राइट। तो ये तीनों चीजें आप याद रखना कि प्री ऑर्डर क्या होता है, जिसमें रूट नोड होता है पहले, फिर लेफ्ट आता है, उसके बाद में राइट आता है, उसके बाद में आता है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर के अंदर क्या आता है, इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले लेफ्ट आता है, उसके बाद में रूट आता है और उसके बाद में क्या आता है, राइट आता है। और ये हो गया आपका इन ऑर्डर। उसके बाद में आता है आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले लेफ्ट आता है, राइट आता है और देन उसके बाद में रूट आता है। अपने पास में गिवन है वो प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर के अंदर अपने पास में क्या गिवन है, अपने पास में गिवन है ए बी सी डी ई एफ। और इन ऑर्डर के अंदर अपन को गिवन है ए बी ए डी सी एफ। तो प्री ऑर्डर को आपको ऊपर ऑर्डर दिख रहा होगा कि प्री ऑर्डर में क्या लेते हैं, सबसे पहले रूट लेते हैं। तो यहाँ पे रूट लेंगे तो रूट क्या आ जाएगा, अपने पास ए आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ गया, रूट आ गया। अब देखो रूट के बाद में अपन को क्या लेना है, लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट किधर आएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके पास, देखो बी है तो बी किधर आ गया, बी इस साइड में आ गया। समझे आप इतनी चीज। अब उसके बाद में आपको इन ऑर्डर चेक करना है। तो इन ऑर्डर के अंदर भी आपको दिख रही होगी दो चीजें कि इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। लेफ्ट में क्या आ रहा है, बी। रूट क्या आ रहा है, ए। समझे आप इतनी चीज। उसके बाद में बच क्या गया, राइट में क्या बच गया, राइट में बच गया डी सी ई एफ, राइट में बच गया। तो अब इसके बाद में जो डी सी ई एफ है इनमें से एक रूट बनेगा और एक लेफ्ट बनेगा और एक राइट बनेगा। तो यहाँ पे आपको वापस चेक करने के लिए जाना पड़ेगा प्री ऑर्डर में। तो प्री ऑर्डर में इनमें से देखो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है कि सी आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो पहले डी आ रहा है कि सी आ रहा है। तो पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी क्या बन जाएगा अपना, सी एक बार फिर से अपना क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा रूट नोड। और उसके बाद में लेफ्ट में क्या आएगा इसके, यहाँ से चेक करो लेफ्ट में क्या आएगा, डी आएगा। तो डी आ गया इसके लेफ्ट में। तो राइट में क्या बच गया, राइट में अभी भी बचा हुआ है क्या, ई और एफ। तो ई और एफ को अपन कैसे चेक करेंगे, ई और एफ को चेक करेंगे कि यहाँ पे जो प्री ऑर्डर है उसके अंदर क्या आ रहा है, पहले ई आ रहा है कि एफ आ रहा है। तो अपन ने यहाँ पे देखा है कि पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अपन ई को लेंगे, ई को लेंगे तो ई क्या बन गया अपना, एक बार फिर से रूट बन गया। और उसके बाद में क्या आ रहा है,
बचा हुआ क्या है एफ, तो एफ कहाँ आएगा राइट के अंदर। उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर बना वो किस तरह से बना। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट क्या है बी। उसके बाद में क्या आएगा राइट आएगा, तो राइट आएगा तो यहाँ पे राइट है नहीं, रूट आएगा, तो रूट को अपन ले नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद में अपन क्या लेंगे डी लेंगे। डी के बाद में नेक्स्ट आएगा अपना क्या राइट, सॉरी उसके बाद में राइट क्या है एफ है, क्योंकि ए भी रूट है और सी भी रूट है, तो बचा हुआ क्या है राइट में क्या बचा है एफ ई, और उसके बाद में क्या लेंगे सी और ए। ठीक है, इन चीजों को अपन कर लेते हैं और ये अपना मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही होगा। और अब आपको देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या होगा और उसका आंसर क्या होगा। तो एक बार ये आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया कि इसका आंसर कैसे निकलता होगा। अगला क्वेश्चन एक बार मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। 13वें का आंसर ए है, क्या है ए है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है। तो आप सबको पता है कि कौन सी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा SMTPA। कौन सा होगा SMTPA, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा ए। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास बुकलेट है तो ये पेपर है तो उसमें आप टिक कर लीजिए, और नहीं है तो वीडियो को आप देखते रहिए, आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसके अंदर आपको क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर है कि क्वेश्चन नंबर 15 है जो डिलीट कर दिया गया था, उसके अंदर पहले अलग अलग क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 15 अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसको आप एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। तो आपने देखा होगी कि फाइल फॉर्मेट एनिमेशन से संबंधित है, एमपीईजी एनिमेशन से संबंधित है, क्विक टाइम भी एनिमेशन से संबंधित है, लेकिन जो एमिगा है, एमिगा वो एनिमेशन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। इनमें से बताना है कि ऑडियो फाइल का जो है वो एक्सटेंशन कौन सा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि वेव भी ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है, मिड भी होता है और MP3 भी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा RRR। ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपके वीडियो फाइल के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा कुछ ही देर में। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार आप पढ़िए। ये है की से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का संयोजन है जो रिलेशनल RDBMS की फुल फॉर्म होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेबल में रिकॉर्ड्स की यूनिक पहचान करती है। पहली चीज बिल्कुल सही है, सुपर की तो होती है जो यूनिकली पहचान करती है। उसके बाद में आता है दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि कैंडिडेट की सुपर की का एक उप समुच्चय है। ये चीज बिल्कुल गलत है। कैंडिडेट की सुपर की का एक उप समुच्चय है, लेकिन मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की होता है। यहाँ पर अगर मिनिमल होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन अब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में आता है तीसरा, सभी सुपर की कैंडिडेट की होती है लेकिन सभी कैंडिडेट की सुपर की नहीं होती है। इसने ये चीज उल्टी लिख रखी है, सभी सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती है जबकि सभी कैंडिडेट की है जो सुपर की होती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, केवल ए सही होगा, केवल ए सही होगा। इस चीज को आप याद रखना। तो
क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे कि नो एसक्यूएल क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज होती है नो एसक्यूएल भी, तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो काउस डीबी है जो है, उसके बाद में आता है दूसरा मोंगो डीबी भी है, एच बेस भी है, लेकिन जो क्यू बेस है ये नहीं है, क्यू बेस है जो क्या है नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक बार थोड़ा सा जो ये है ढंग से चल नहीं पा रहा है, कुछ ही देर में आपको विजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि XML का अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन कौन सा है। पहला है XML का इस्तेमाल है जो कहां पर किया जाता है, XML का इस्तेमाल और HTML आउटपुट के उत्पादन के लिए किया जाना है। उसके बाद में है कि XML प्रस्तुति जानकारी निर्दिष्ट या शामिल नहीं कर सकता। XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। XML विभिन्न ई व्यापार अनुप्रयोग के बीच में सूचना का रूपांतरण करता है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा सी आपका। सी का मतलब है कि XML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन। मेनली इसका यूज कहाँ होता है, जो अपन हायरार्की डेटा मेंटेन करते हैं वो इसी के अंदर करते हैं, XML के अंदर। XML का यूज मेनली हायरार्की डेटा को ही करने के लिए अपन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में भौतिक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिगर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जिसको अपन सेट करके रखते हैं और जिस टाइम पे अपन को एग्जीक्यूट करना होता है अपन उस टाइम पे ट्रिगर की मदद से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं, तो मैं एक बार आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। ये देखो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की वैल्यू लेगा, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एक स्टोर हो गई, एक के बाद में नेक्स्ट स्टेक के अंदर भरेगा, तो 1 से 4 स्टेक नहीं जो भी आप मानना चाहो उसको मान लीजिए। एक के बाद में 4 आया, 4 के बाद में क्या आया, 8 आया, यहाँ से आ रही है ये वैल्यू सारी। उसके बाद में 8 के बाद में देखो ये क्या आ रहा है, एक ऑपरेटर आ रहा है, तो ऑपरेटर आ रहा है तो ये क्या करेगा, डिवाइड है, तो ये दोनों इनके बीच में लगेगा, ये कहाँ पे लगेगा, इनके बीच में लगेगा। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी कितनी, 2, और जो वैल्यू 2 आई ये यहाँ पर स्टोर कर लेगा। उसके बाद में क्या होगा कि नेक्स्ट क्या आएगा, 2 आएगा, तो फिर वो वापस 2 आ गया, ये 2 स्टोर हो रहा है। उसके बाद में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 भी स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन किन दो के बीच में होगा, किन दो ऑपरेंड के बीच में होगा, वो 3 और 2 के बीच में होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 1 और 2 अपने कंटिन्यू चल ही रहे हैं। उसके बाद में अपन को क्या करना है, माइनस करना है, तो जब 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद में किसका साइन आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होएगा, 5 होएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए हर कोई नहीं कर पाया इसको, और मतलब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन आगे से ध्यान रखना आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एन एरर, निम्न में से कौन से स्टेटमेंट में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आप देखिए, पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सेलेक्ट, उसके बाद में एस्ट्रिक दिया हुआ है, फ्रॉम,
एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 10003। ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया हुआ है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 10666। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 10009। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोट की होगी कि मतलब जब भी आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा, उसके अंदर क्यूरी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर सेलेक्ट फॉर्म वेयर तीनों आते होंगे। तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे दिखा है सेलेक्ट, उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट फॉर्म नहीं आया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म आता तो ये ऑप्शन क्या होता, सही होता, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं आया, डायरेक्ट वेयर आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए, या फिर मतलब जो क्यूरी के सिलेक्ट फॉर्म वेयर है वो डीबीएमएस से एक बार इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, तब आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। उसके बाद में आया है कि एन्क्रिप्शन में रूपांतरित होने वाली जानकारी क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टूडेंट का सही था, जिन्होंने मतलब एक अच्छे लेवल से तैयारी की थी उनका सबका सही था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका प्लेन टेक्स्ट। क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इसका सही आंसर है। तो आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उनको टिक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, ए ब्लैक होल इन ए डीएफटी इज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो मतलब बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था, मैं तो ये मानता हूं, लेकिन ये मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मैं ये भी कह सकता हूं इस क्वेश्चन को कि इसके अंदर जो दिए हुए हैं वो ये दिया हुआ है कि ए ब्लैक ए डेटा स्टोर विथ नो इन ए बाउंड फ्लो, ए डेटा स्टोर विथ ओनली इन बाउंड फ्लो, ए डेटा स्टोर विथ मोर देन वन इन बाउंड फ्लो, और नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसके अंदर दिया हुआ है ए डेटा स्टोर विथ ओनली इन बाउंड फ्लो, कि जो डाटा स्टोर होगा वो किस में होगा, एक बाउंड फ्लो के अंदर ही होगा। तो इसका आप आंसर टिक कर लीजिए बी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या कहता है, 26 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है। तो आपने प्रोसेस मॉडल के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि लीनियर सीक्वेंशियल, प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल तीनों सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। जबकि कोकोमो मॉडल है वो क्या करता है, मतलब अपना कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है वो करता है। आगे डीप में जब सेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन सारे मॉडल को इजीली आपको सारे मॉडल के बारे में डीपली बताया जाएगा। एक बार मैं आंसर बता देता हूं जो अधीनस्थ बोर्ड ने मतलब रिवाइज्ड आंसर की डाली है वो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि कौन सा वैध विकल्प नहीं है, आउटलाइन मास्टर वैध विकल्प नहीं है। जबकि नोट्स मास्टर होता है, स्लाइड मास्टर होता है, हैंडआउट मास्टर भी आपका होता है। तो इसका आप आंसर टिक कर लीजिए। उसके बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, जो एमएस एक्सेल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच में 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे। कॉलम पहला ऑप्शन ये है कि कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी ये कहता है कि कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी ये कहता है कि कॉलम ई एफ जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट क्लिक करेंगे। ऑप्शन डी ये कहता है कि कॉलम डी ई एफ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे करके 3 बार इंसर्ट पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। आंसर राइट बी होगा, जिसमें लिखा है कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है वो इसरो का क्वेश्चन है। एक आईपी पैकेट पहली 8 बिट जो कि 01000010 है के साथ आगे गया, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। ये पैकेट जितने होप्स की यात्रा कर सकता है वो है 2। हेडर की कुल बाइट की संख्या 16 बाइट। ऊपरी लेयर प्रोटोकॉल ICMP रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है, रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जिनमें 2 की पावर n इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन है? तो इसका आंसर होगा आपका मल्टीप्लेक्सर। इसका आंसर होगा आपका मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर के अंदर ही ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है वेव पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल। तो वेव पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर यूज में लिए जाने वाला प्रोटोकॉल है HTTP। HTTP की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में पूछा गया है कि वाईफाई और वाईमैक्स, बहुत विवादित क्वेश्चन था, वाईफाई और वाईमैक्स तकनीकों के संबंध में सही कथन है। पहला, वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए वाईफाई रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। वाईमैक्स कनेक्शन देने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी था वाईफाई को AIEEE 802.11x मानकों के तहत परिभाषित किया गया है, जबकि वाईमैक्स को AIEEE 803.16y मानकों के तहत परिभाषित किया गया है। और उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है वाईमैक्स वाईफाई की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों सही है। अधीनस्थ बोर्ड ने यह माना है, तो आगे इस क्वेश्चन में आप गलती मत करना, यही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जो भी मतलब थोड़ा सा विवादित क्वेश्चनों में से ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से XML से संबंधित सही कथन है? पहला, इसका उपयोग केवल डाटा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जा सकता है। अक्षपात का उपयोग सर्वर के IP एड्रेस स्टोर करने में किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है XLL डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लेखित करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद में इसके ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1 और 2, ऑप्शन दे रखा है केवल 1, 2, 3, 2, 3 और 4। तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर होगा इसका 2 और 4। मतलब XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जाता है और XLL डेफिनेशन का उपयोग XML के साथ किन्हीं अन्य डॉक्यूमेंट के साथ लिंक को उल्लेखित करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 ये बताता है कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का, अलग अलग मत रहे हैं इस क्वेश्चन पर भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर 48 और 59 होगा, क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है बाइनरी सर्च ट्री का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिए गए बाइनरी सर्च ट्री पर विचार करें, यदि रूट नोड डिलीट कर दिया जाए तो नया रूट क्या हो सकता है। तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि मतलब जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर एक इन ऑर्डर सक्सेसर होगा जो दाएं सब ट्री का मिनिमम नोड लेगा। तो यहां पर देखो आप, इसका जो मिनिमम नोड लेगा किसका, इन ऑर्डर सक्सेसर किसका, दाएं सब ट्री का मिनिमम नोड लेगा। तो दायां सब ट्री कौन सा होगा, ये होगा। तो इसका मिनिमम नोड कौन सा होगा वो लेना है। अगर अपन बाइनरी ट्री में डिलीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 59 होगा। और अगर इन केस अपन बात करते हैं इन ऑर्डर प्री डिसीजर की, तो वो क्या लेगा, वो लेगा आपका मैक्सिमम नोड लेफ्ट साइड से। तो इस पूरे के अंदर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, जो मैक्सिमम नोड है वो दिखेगा आपको 48।
और ये 48 को लेगा। जब 50 को अपन डिलीट करेंगे तो इसके अंदर जो कंसेप्ट लगता है इन ऑर्डर सक्सेसर और इन ऑर्डर प्री सक्सेसर का, तो उसके अंदर राइट साइड का मिनिमम लोड और लेफ्ट साइड का मैक्सिमम लोड लेते हैं और वही रूट नोड बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसका कंसेप्ट यही कहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 और 59 है जो रूट हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द प्रीफिक्स नोटेशन फॉर द गिवन इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मिनट, वो सॉल्यूशन है जो इधर से इधर हो गया है स्लाइड में, थोड़ी सी इसके लिए समझ चाहूंगा मैं आपसे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन क्या है, इसका प्रीफिक्स नोटेशन करना है अपन को। तो प्रीफिक्स नोटेशन करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो आपके मतलब हाईली प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन डिवाइड को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में माइनस। ये सीक्वेंस है जो चलती रहेगी। और उसके बाद में जो मेरा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, मैंने रेड कलर से शो किया है, बी और सी दोनों ये हो जाएंगे और डिवाइड का चिन्ह बाहर आ जाएगा। उसके बाद में इन दोनों पे लगेगा, सॉरी इस कोष्टक के अंदर लगेगा। तो क्या हो गया, देखो पावर का सिंबल था वो मतलब बाहर आ गया और डी बच गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेंड ये बच गया, ऑपरेंड ये रह गए, इन दोनों को होगा तो इसका एट्रीब्यूट ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन बाहर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई का साइन बाहर आ जाता है उसके बाद में जो सिंबल बचा वो प्लस का बचा, तो प्लस के लिए ए और ये इसके लिए ऑपरेंड हो गया। ठीक है, समझे आप। अब प्लस का बाहर आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई डिवाइड बी सी पावर डी ई माइनस एफ। अब जो माइनस बचा वो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखना यहाँ पर जो अपन ने सीक्वेंस स्टार्ट की है वो कहाँ से की है, लेफ्ट टू राइट चलें और प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर अपन राइट टू लेफ्ट चलते। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखना। इसके क्वेश्चन बार बार हर किसी एग्जाम में आते हैं और आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे जहां अगर डीएसए आपके सिलेबस में है तो। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, मतलब स्टैक का उपयोग करके कार्यान्वित निम्नलिखित स्टैक पर विचार कीजिए। यह आपको डिफाइन किया गया है कि डिफाइन साइज 11 है, उसके बाद में स्टैक है, इंटीजर टाइप का एरे है, साइज है और इंटीजर टाइप का टॉप -1 है। तो इसका आंसर होगा वो 10 होगा, क्योंकि जब स्टैक स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टैक स्टार्ट होता है 0 से और स्टैक अगर 11 पे जाएगा तो ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। अपन को ओवरफ्लो की कंडीशन को अवॉइड करना है, इसलिए इसका आंसर 10 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर अपन को एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इसका जो एलसीएम आप निकालोगे 5, 7 और 35 का, तो इसका आंसर आएगा आपका 35। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में हम उसके बाद में कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो को शुरुआत से चला सकते हैं तथा कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अपन F5 से स्टार्ट से चला सकते हैं और शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करके कुंजी को वर्तमान स्लाइड से चला सकते हैं। करंट स्लाइड से अपन चलाते हैं शिफ्ट प्लस F5 के साथ और शुरुआत करते हैं तो F5 से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। थोड़ा सा मेरे को स्लाइड को इधर उधर करने में टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी का विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका भी विकास धीरे धीरे बढ़ जाएगा अगर आप केस क्लासेस के साथ जुड़े रहेंगे। मैं इसके साथ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपी में आए हुए हैं, जो और किसी एग्जाम स्टेट एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारों के एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है। तो इसका आंसर आप सभी का सही होगा। आप सभी को याद होगा कि इसका आंसर होता है स्लाइड सॉर्टर। नोट्स पेज नहीं होता है, स्लाइड शो नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है, स्लाइड सॉर्टर ही इसका राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आपको फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म पूछी गई है किसकी,
मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी और एमएमसी का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है 40 नंबर का जो आंसर है वो ए है, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड, इसको आप याद रखना, आने वाले एग्जाम में ये पक्का आपको क्वेश्चन दिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। इन एमएस वर्ड गटर इज रिलेटेड टू, आप सबको पता होगा, कमेंट करके बताइए कि गटर किससे रिलेटेड है। तो गटर रिलेटेड है मार्जिन से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 पे अपन चलते हैं। एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए क्या यूज करते हैं, बताइए आप। एक विशिष्ट डॉक्यूमेंट में अपन बुकमार्क को यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? बुकमार्क एक डॉक्यूमेंट में विशिष्ट बिंदु के नामांतरण के लिए तो बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बुकमार्क। क्वेश्चन नंबर 43 है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट क्या कहलाता है? आप सबको अच्छे से याद होगा, ये क्वेश्चन आज भी याद होगा। इसका आंसर होता है वर्ड आर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी। उसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द स्टोरेज इन द फॉलोइंग? निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो आपको पता होगा टेराबाइट, टेराबाइट से छोटी होती है गीगाबाइट, गीगाबाइट से छोटी होती है मेगाबाइट, मेगाबाइट से छोटी होती है टेराबाइट। 45 का आंसर ए है। उसके बाद में 46 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा नहीं है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है जो PDP 11 है, वो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकू से संबंधित के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो बैंकिंग उद्योग में किसका प्रयोग करते हैं अपन? बैंकिंग उद्योग में अपन प्रयोग करते हैं MICR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में क्या पूछा गया है? 48 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक 3 धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस परिदृश्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो आप सबको पता है इस परिदृश्य में रेस कंडीशन उत्पन्न होती है, और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस पेपर में वेटेज काफी रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, रिलेशनल डेटाबेस में मिनिमल सुपर की कहलाती है, मिनिमल सुपर की क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होता है कैंडिडेट की। रिलेशनल डेटाबेस में मिनिमल सुपर की कैंडिडेट की कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। डिसीजन टेबल में बाएं नीचे का चतुर्थांश कहलाता है। इन डिसीजन टेबल लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, तो उसको कहते हैं अपन क्या? एक्शन टेब। डिसीजन टेबल में उसको क्या कहते हैं? एक्शन टेब कहते हैं। डिसीजन टेबल के ये और कुछ भी एट्रीब्यूट यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, जिनको आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 51 था, सूचना संग्रहण के संदर्भ में रैंकिंग स्केल पर्सन में उत्तरदाता से कहा जाता है। तो इसमें उत्तरदाता से कहा जाता है, ऑप्शन 1 था, दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक चुनने के लिए, वस्तु सूची का उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए, दिए गए पैमाने पर संतुष्टि का स्तर चिन्हित करने के लिए, हाँ या ना कहने के लिए। इसका आंसर होगा रैंक लिस्ट ऑफ आइटम इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके एक बार फिर से DBMS का क्वेश्चन था। DBMS का वेटेज बहुत ज्यादा रहा है, मैं तो ये मानता हूँ सबसे ज्यादा वेटेज DBMS का रहा है। एक रिलेशन जिसमें प्रत्येक नॉन की एट्रीब्यूट पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंजी पर फंक्शनली आश्रित निर्भर है, तथा जिसमें से कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निर्भरता नहीं है, वो कौन सा होता है? 5NF होता है, 3NF होता है, 4NF होता है, या BCNF होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 3NF, ठीक है। 3NF में अपन इसकी डिस्कशन अपन टेबल बनाते हैं तब भी
इसको यूज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जिसका आंसर चेंज किया गया है, विच वन इज मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड। बी ऑप्शन है नंबर ऑफ मैन ईयर, तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ फंक्शनल पॉइंट। तो इसका आंसर आप सभी को याद होगा जिसने ये पेपर दिया है, ऑल ऑफ द एबव होगा। पहले इसका आंसर अधीनस्थ बोर्ड ने क्या माना था, पहले इसका आंसर था जो अधीनस्थ बोर्ड ने एलओसी माना था, और गेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे भी इस क्वेश्चन का आंसर एलओसी माना गया है, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आंसर ऑल ऑफ दीज माना है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना, ये क्वेश्चन फिर से आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, द टेस्ट लेवल आर परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसका भी आंसर पहले और दिया गया था, अब इसका आंसर चेंज कर दिया गया है, और इसका आंसर होगा यूनिट टेस्टिंग, उसके बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद में सिस्टम टेस्टिंग, उसके बाद में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। पहले इसका आंसर माना गया था इट इज ए बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, जो बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने चेंज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 से आप वाकिफ होंगे, विच टेस्टिंग फोकस ऑन द हेवीली टेस्टिंग ऑफ वन पर्टिकुलर मॉडल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोरिल्ला टेस्टिंग। फर्स्ट टेस्टिंग अलग होती है, इंटर सिस्टम टेस्टिंग अलग होती है, और ब्रेथ टेस्टिंग भी अलग होती है। जब आपको सेड पढ़ाई जाएगी तो ये सब टेस्टिंग भी आपको अलग से करवाई जाएगी विद डीप में, मतलब आपका क्वेश्चन सेड से गलत नहीं होगा अगर आप इस चैनल से पढ़ोगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सेड डिटेल से पढ़ाई जाएगी। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि सेड भी जल्दी ही इस चैनल पर स्टार्ट कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम। ये भी वही क्वेश्चन है जिसको विवादित क्वेश्चन रहा था, सूचना की जरूरतों का वर्णन करना, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड। इसका आंसर डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड ही था, और पहले बोर्ड ने अलग माना था, अब वापस चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड टू मिनिमाइज मेमोरी प्रोसेसर स्पीड मिसमैच। तो इसका आंसर होगा कैश मेमोरी, इसका आंसर होगा कैश मेमोरी। और इसी कैश मेमोरी के कंसेप्ट पर अपनी ऑनलाइन चैनल का नाम केस क्लासेस रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी मतलब पहले बोर्ड ने दोनों आंसर माने थे, उसके बाद में पहला आंसर चेंज कर दिया गया था। इसका आंसर आपको पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी क्रिएटेड स्ट्रिंग इन जावा, स्ट्रिंग एस हेलो जावा। ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पर गलत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग का लफड़ा है वो कैपिटल लेटर की वजह से आया नहीं था, ठीक है, जो कीवर्ड था उसकी वजह से, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए एक बार, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। तो क्वेश्चन नंबर 59 में लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं है, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर नहीं है, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर नहीं है, सॉरी, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर तो है। निम्न में से कौन सा क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। तो आपका लाइन प्रिंटर कौन सा हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर, और आपका पेज प्रिंटर कौन सा हो जाएगा, आपका लेजर प्रिंटर। तो 59 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, एंड टपल वाले रिलेशनल एम्प्लॉय पर यदि एसक्यूएल कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय निष्पादित की जाती है तो एम्प्लॉय रिलेशन से क्या हट जाएगा। तो जब डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय की जाती है तो आपको पता है कि सभी एंड टपल है वो हट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए, निम्न में से कौन सा एसक्यूएल में स्कीमा परिवर्तन कथनों में से उचित युग्म है। तो स्कीमा को परिवर्तन करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कौन सी कमांड यूज करते हैं। स्कीमा को परिवर्तन करने के लिए अपन दो कमांड यूज करते हैं, पहली कौन सी, ड्रॉप, और दूसरी कौन सी, अल्टर। अल्टर और ड्रॉप को यूज करते हैं स्कीमा को चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। यस, ऑब्वियसली बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है बाइनरी सर्च में नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑल द इनपुट लिस्ट ऑन विच लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जो मतलब इसने बोला है कि एक लीनियर एरे एल ए की लोअर बाउंड एल बी तथा अपर बाउंड यू बी निम्न एल्गोरिथम पर विचार करें, ठीक है। उसने स्टेटमेंट पहला दिया है
कि रिपीट फॉर के इक्वल्स टू एल बी टू यू बी अप्लाई प्रोसेस टू एल ए, और दूसरा दिया एग्जिट। तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये एल्गोरिज्म एरे एल ए को क्या दर्शाता है? तो ये एल्गोरिज्म एल ए को क्या दर्शाता है? ट्रेवर्स दर्शाता है। जैसे अपन 0 से लेकर 10 तक चलेंगे तो ट्रेवर्स ही तो दर्शाएगा। जो मतलब डीएसए से क्वेश्चन था, डीएसए का कोड लिखना जिसको आता था उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, और जो रट के गया होगा उसका ये क्वेश्चन जरूर गलत हुआ होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन द कंटेक्स्ट विथ रिलेशनल अलजेब्रा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ए यूनरी ऑपरेशन। इनमें से यूनरी ऑपरेशन कौन से थे? तो आपको पता है सेलेक्ट और प्रोजेक्ट क्या है? यूनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट भौतिक रूप में मौजूद नहीं है? तो भौतिक रूप में मौजूद कौन सा नहीं होता है? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो व्यू लेवल होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एट्रीब्यूट वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और प्राथमिक कुंजी विशेषताओं वाले रिलेशन स्कीमा में सुपर की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाई एक्स जेड, क्योंकि यहां पर सुपर की नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों के अंदर आप देख लेना सुपर की बन रही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित को मिलाइए। सबसे पहले आता है डीडीएल, सबसे पहले आता है डीडीएल, उसके बाद में आता है डीएमएल, उसके बाद में आता है आपका टीसीएल, उसके बाद में आता है बाइनरी ऑपरेशन। तो इनको आपको मैच करना है। तो डीडीएल किसका पार्ट है? डीडीएल पार्ट है किसका? रिवोक का। किसका पार्ट है? रिवोक का। ठीक है, और जो डीएमएल है वो किसका पार्ट है? डीएमएल है वो पार्ट है आपका लॉग टेबल का। डीएमएल किसका पार्ट है आपका? लॉग टेबल का। किसका पार्ट है आपका? लॉग टेबल का। और टीसीएल किसका पार्ट है? टीसीएल आपका पार्ट है कमिट का। टीसीएल किसका पार्ट है? कमिट का। तो इसका हो जाएगा आंसर कमिट, और बाइनरी ऑपरेशन किसका है? नेचुरल डिफरेंस का। ठीक है, इसका सही आंसर आप मैच कर लीजिए, जो मैच करेगा वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 68 भी रिलेशनल कैलकुलस से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें दिया कि टपल रिलेशनल कैलकुलस में P1 P2 बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। राइट आंसर होगा ए, P1 और P2, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में 69 पे बात करते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? 69 नंबर का क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटा में हेर फेर करने के लिए कौन से ऑपरेशनों के मूल सेट का गठन करते हैं? तो इसमें अपन जो मूल गठन करते हैं वो करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा का। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा का। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सबका सही था। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क एज ए। नेटवर्क लेयर का जो फायरवॉल है वो किस पे वर्क करता है? तो वो करता है पैकेट फिल्टर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की नियमित कार्य एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर को नियंत्रित कर पीड़ित के सॉफ्टवेयर पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की भांति कार्य करता है, तो वो होता है आपका रूट किट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूट किट। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। 72 है हेक्टिविज्म क्या है? हेक्टिविज्म क्या है? हेक्टिविज्म क्या है? तो एक्टिविज्म को आप याद रखना, ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से उठाया गया है। हेक्टिविज्म का मतलब होता है आपकी जो राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य, वो क्या कहलाता है? हेक्टिविज्म कहलाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 73, सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक की पहचान करें जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए किया करते थे। तो वो होती थी फ्रीकिंग फ्रीकिंग। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 74 के अंदर क्या पूछा गया है? 74 के अंदर पूछा गया है कि एक रैम चिप की क्षमता 8 बिट 1K इंटू 8 के 1024 शब्दों की होती है। 1K इंटू 8 रैम से 16K इंटू 16 रैम सॉरी इसने पूछा है कि एक रैम चिप की क्षमता 8 बिट 1K इंटू 8 के 1024 शब्दों की होती है। 1K इंटू 8 रैम से 16 इंटू 16 रैम बनाने के लिए आवश्यक सक्षम लाइनों वाले 2 इंटू 4 डिकोडर की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सॉल्यूशन में आपके लिए डाल रखा है अलग से। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूं एक बार। ये देखिए आप, 16 इंटू 16 क्या है, उसको अपन डिवाइड करेंगे 1K इंटू 8 से। तो 1K से 1K गया, बचा क्या? और 16 है जो 2 टाइम कट जाएगा 8 से, बचा क्या? 2। तो 60K इंटू 2 कितना हो जाता है? 2 की पावर 5, क्योंकि ये 32 होता है, लेकिन 32 को अपन क्या करते हैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो ये COA का क्वेश्चन है और COA के क्वेश्चन में अपन 2 की पावर में लेके चलते हैं, डिकोडर की बात करते हैं तो। ठीक है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, समझ गए आप? ये मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन था और गेट का क्वेश्चन था, गेट में एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं। अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आंसर रैम माना होगा, बट ये क्वेश्चन भी विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड इसको आंसर बायोस मानता है, अपनी एनसीईआरटी भी इसका आंसर बायोस मानती है। एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित होता है, रोम के अंदर वो स्थित होता है, लेकिन वो एक्टिवेट कहाँ पे होता है? बायोस के अंदर एक्टिवेट होता है। तो ये मोस्ट स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 76 में ये पूछा गया है कि जो अपने निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में उपयोग में किया जाता है? तो वाईफाई हैकिंग प्रक्रिया के लिए उपयोग में किया जाता है आर्किक एनजी। आर्किक एनजी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए एक बार। 75 के अंदर बोला गया कि एनकोडिंग योजना में प्रत्येक 24 बिट 4-6 बिट खंड बन जाते हैं और अंततः 32 बिट के रूप में भेजे जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, बेस 64। लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं कि ये चीज है क्या। 8 बिट एनकोडिंग योजना होती है जिसके अंदर UTF-8 के रूप में भी जाना जाता है। केवल 8 बिट का उपयोग करके अंग्रेजी वर्णमाला के सभी कैरेक्टर को एनकोड करता है आपका 8 बिट एनकोडिंग योजना। जबकि आपका जो बेस 64 एनकोडिंग है उसमें प्रत्येक अंक ठीक 6 बिट डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप 34 बिट डेटा के आधार 24 के 4 अंकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। प्रत्येक अंक 1 बाइट 8 बिट लेता है और 4 अंक 32 बाइट ले लेता है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? बेस 64 एनकोडिंग होगा। लेकिन बाइनरी एनकोडिंग है जो क्या लेती है? जो अलग अलग एनकोडिंग योजनाओं को जोड़ती है। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर पूछा गया है कि FTP में 3 प्रकार के स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आपका होगा ट्रांसमिशन मोड। पूछा है FTP देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड, स्ट्रीम, ब्लॉक एंड कंप्रेस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 चेकसम यूज फॉर। चेकसम किसके लिए यूज होता है? एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है आपका चेकसम। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट लिस्ट आफ्टर completing first passing bubble sort in a input array 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 और 57। यहाँ पर आपको क्या करना है? बबल सॉर्ट करना है। तो बबल सॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे?
देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या होगा 32, उसके बाद में क्या होगा 51, 51 और 32 ये दोनों बबल है, 51 पे बबल है, छोटा है, इसलिए 27 क्या होगा यहाँ पर आगे आ जाएगा और 51 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, अब बबल किसके ऊपर है 51 पे है, 85 पे आ गया, क्योंकि 85 से छोटा है 51, तो बबल कहाँ पर है 85 पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका 85 आगे जाएगा, क्योंकि 66 छोटा है तो 66 आगे आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 23 85 से छोटा है, 13 भी छोटा है और 57 भी क्या है छोटा है, तो लास्ट में क्या चला जाएगा बबल कहाँ पे चला जाएगा 85 पे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस बबल सॉर्ट को समझ पाए होंगे। ये क्या करता है, अपने से जो बड़ा नंबर होता है, अपने से जो छोटा नंबर होता है उसको अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, और बड़े नंबर पर बबल तब तक रहता है जब तक कि उससे कोई बड़ा नंबर नहीं आता है। जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो बबल उसी के ऊपर चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 81, एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें। तो एमएस एक्सेल में क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है, सिनेरियो मैनेजर होता है, गोल सीक होता है और डाटा टेबल होती है। तो इसके अंदर पोर्ट्रेट नहीं होता है, बाकी तीनों चीजें एक ही जो उसका वो होता है टैब होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, बाकी के अंदर ये चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 81 था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए अब आप, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देख रहे हैं अपन। 82 के अंदर क्या है, एक विशेष सॉफ्टवेयर जो कि जॉब क्यों क्रिएट करता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्पूलर कहते हैं। आप सबको याद होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 पासवर्ड क्रैकिंग तकनीक के रूप में क्या है, तो इसका आंसर डी होता है। अटैक ब्रस्ट भी होता है, अटैक सिलेबल भी होता है, अटैक हाइब्रिड भी होता है। तीनों क्या है आपके पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक होती है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करना चाहूंगा कि गलत कथन को छांटिए। यदि किसी मेथड को फाइनल घोषित किया गया हो तो उस मेथड को सब क्लास में ओवरराइड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। फाइनलाइज जावा का मेथड है जिसे मेमोरी से किसी ऑब्जेक्ट को हटाने से पहले गार्बेज कलेक्शन थ्रेड के द्वारा कॉल किया जाता है। ऑप्शन ये भी सही है, यदि किसी क्लास को फाइनल घोषित किया जाता है तो इसे इनहेरिट नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। और ऑप्शन डी है, यदि यदि किसी वेरिएबल को फाइनल घोषित करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को फाइनल मेथड में मॉडिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं, तो इसके अंदर अपन कर सकते हैं 5 स्टेट प्रोसेस। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, विंडोज 95 की एक INT फाइल है। विंडोज 95 की सब जानते हैं INT फाइल है, वो क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, एक काउंटिंग सीमाफोर्स 8 से इनिशियलाइज किया गया, फिर 12 वेट ऑपरेशन एवं 7 सिग्नल ऑपरेशन इस सीमाफोर्स का एक पूर्ण किया गया। इस परिणाम स्वरूप सीमाफोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको मैं बता देता हूं इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 8 सीमाफोर से स्टार्ट हुआ तो इसमें 12V को ऑलवेज घटाते हैं और 7V को ऑलवेज इसमें जोड़ देते हैं। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप कैलकुलेट कर लेना तो आपका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो आप ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, DBMS से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए, जो क्वेश्चन जावा से संबंधित है। जावा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कांस्टेंट जिन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करके घोषित किया जाता है। एक वर्ग केवल एक वर्ग को इनहेरिट कर सकता है जो एक इंटरफेस लागू कर सकता है। तो क्या ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है,
या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर बी सही है, एक वर्ग केवल एक ही वर्ग को इनहेरिट कर सकता है जो कि एक इंटरफेस लागू कर सकता है, जो कई इंटरफेस लागू कर सकता है, सॉरी एक इंटरफेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच एजेंट डील्स विथ हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित कौन सा एजेंट है? तो इससे संबंधित एजेंट है वो है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनको अपन एक एक करके इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं, डीप में पढ़ने वाले हैं और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, उस तरह से अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने उन भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं हो, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए प्लीज़, आपका बहुत आभार होगा। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, इन एसक्यूएल इज एन एग्रीगेट फंक्शन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है? तो एवरेज एग्रीगेट फंक्शन है, बाकी सब सेलेक्ट, क्रिएट, मॉडिफाई एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 विवादित क्वेश्चन था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया अलग अलग टीचर द्वारा और अलग अलग बुक में इसका अलग अलग सॉल्यूशन दिखाया गया। अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 92 भी डिलीट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस ओपन है वो कर्ली ब्रेसेस बंद नहीं है, लेकिन इस गलती को अवॉइड किया है अधीनस्थ बोर्ड ने और इसका आंसर भी क्या माना है? इनफाइनाइट लूप माना है। इसका आंसर माना है इनफाइनाइट लूप, जबकि इसका आंसर पहले जीसीडी माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 92 भी विवादित है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि अपनी स्क्रीन के केवल एक हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल मेन्यू खोलने के लिए कमांड है। तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? अपन करते हैं विंडोज की के साथ Shift+S दबाते हैं, तो अपनी जो स्क्रीन है उसका केवल एक हिस्सा जिसका स्निपिंग टूल मेन्यू खोलने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको अपन को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 356 है, इसको मैंने पहले क्या किया, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है? इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है डेसिमल नंबर के अंदर। डेसिमल नंबर के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है? 238 आती है। अब इस नंबर को मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ? हेक्साडेसिमल के अंदर, तो मेरे पास आंसर आता है EE16 आता है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 238 को आप जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर मिलेगा वो यही मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये नंबर सिस्टम भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर क्या पूछा गया है? पहला स्टेटमेंट है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कौन से कथन सही है? कैच ब्लॉक में बिना ट्राई ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत संभव नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कैच ब्लॉक के बिना ट्राई ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इसका विपरीत संभव नहीं है। किसी एक ट्राई ब्लॉक के लिए कितने भी कैच ब्लॉक हो सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जिस ऑब्जेक्ट में एरर अकर हुआ है उसे जिसकी निर्दिष्ट क्लास का बनाया जाना चाहिए, अन्यथा रन टाइम पर एरर आएगी, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद में जो लास्ट का है 4 नंबर का ऑप्शन, वो ये है कि किसी कोड को प्रोग्राम के प्रत्येक रन के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए कोड का फाइनली ब्लॉक में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो आप इस क्वेश्चन का ए पिक कर लीजिए, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई थ्रू कैच ब्लॉक से जो ऊप्स और जावा दोनों के अंदर काम में आते हैं, बेसिक सी चीज है। आप जब C++ और जावा पढ़ेंगे तो आपको ये विथ डिटेल में
एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। कौन सी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में संबंधित नहीं है? तो आप सबको पता है कि 96 का आंसर सी होगा, क्योंकि स्टार्ट है जो वायरस के अंदर स्टेप होती है उन स्टेपों में से नहीं है, जबकि आपकी डोरमेट है, एग्जीक्यूशन है, ट्रिगरिंग है, ये सब आपकी वायरस की स्टेप है, वायरस लाइफ साइकिल की स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 97 डिलीट हो गया था, ठीक है, होना भी चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर है कि सी में विभिन्न प्रकार के रियल डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि सी के अंदर कौन से हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। कौन कौन से? फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 99 को लास्ट में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 100 बता देता हूं जो पाइथन से रिगार्डेड था। निम्नलिखित में से कौन सी डिक्लेरेशन पाइथन लैंग्वेज में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन था इसका अक्स, उसके बाद में ज्यादा विजिबल नहीं था पर किसी ने इसको स्पेस काउंट किया था, अक्स वाई जेड पी, उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो बिल्कुल सही था। उसके बाद में था अक्स वाई जेड, उसके बाद में 5,000, उसके बाद में कोमा ही नहीं था, स्पेस था 6,000, कोमा नहीं था, स्पेस था 7,000, कोमा नहीं था, स्पेस था 8,000, ये बिल्कुल गलत था। बाकी तीनों ऑप्शन सही थे, ठीक है। जब पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको ये चीजें डिटेल से बताई जाएगी। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 99 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक लॉजिक वाला क्वेश्चन भी था, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन और इक्वल्स टू सी, ठीक है, मतलब ए बड़ा होगा और बराबर हो, ए छोटा होगा और बराबर होगा किसके? सी से। तो इसके अंदर अगर ये स्टेप सही होती है तो ए की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर ये दोनों कंडीशन गलत होती है तो अपन क्या करते हैं? सी को 1 से डिक्रीमेंट करते हैं। तो अपने पास ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर ए की वैल्यू अपने पास है 10, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में? बी की वैल्यू अपने पास में है 5, सी की वैल्यू अपने पास में है 10, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ए की वैल्यू रखते हैं पहले इसके अंदर, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ। क्या 10 बड़ा है किससे? 5 से, तो पहली सही है पहली कंडीशन। और उसके बाद में दूसरी कंडीशन चेक करता हूँ, क्या ए की वैल्यू छोटी और बराबर है किससे? 10 से, तो ये भी सही है क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है? 10, और बी की वैल्यू भी कितनी है? सी की वैल्यू भी कितनी है? 10, तो ये भी अपनी सही है। तो एग्जीक्यूट होगा वो केवल एल्स के ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर a इक्वल टू 10 प्लस 1 बरोबर कितना आ जाएगी? a की वैल्यू 11 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 11 बी ऑप्शन में है, a की वैल्यू 11 डी ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? सी। क्या सी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई? नहीं हुई, क्योंकि प्रोग्राम यही एग्जीक्यूट हो गया, उसकी कंडीशन यही फुलफिल हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता और सी की वैल्यू को इंक्रीज करता, 11 कर देता, लेकिन सी की वैल्यू एग्जीक्यूट इंक्रीज हुई नहीं, क्योंकि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता तब इंक्रीज होता, इसलिए यहाँ पर वैल्यू कितनी रही? सी की 10 रही और ए की 11 रही। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये मैं आशा करता हूँ कि आगे से आपका ये क्वेश्चन सही होगा। सी लैंग्वेज के अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ये मैंने कंप्लीटली आपको पेपर सोल्व करवाया है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। अगर आपका व्यू अच्छा रहता है, आप लाइक और शेयर और कमेंट करके बताते हैं, तो मैं आने वाले दिनों में आपके लिए एक दिन सीनियर का भी पेपर डिस्कस करूंगा। उसके अंदर भी जो अधीनस्थ बोर्ड ने फाइनल आंसर की मानी है उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर आप राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जो अधीनस्थ बोर्ड मान रहा है उसी को आपको सही मानना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू आप सभी का, जो आप केस क्लासेस के साथ काफी देर से जुड़े रहे। और एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को कि
केस क्लासेस के अंदर जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है उन सबको सोल्व करवाया जाएगा इसी चैनल पर, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो या फिर वो किसी अदर बोर्ड से हो। ठीक है, तो आपसे आज से आपकी ये स्टार्ट कर दी गई है जो एमसीक्यू वाली सीरीज थी, आगे एमसीक्यू क्रिएट करके भी आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू आप सभी का।